पिछले साल सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके ये बताया कि फैज़े इलाही मस्जिद के जो आसपास है, जितनी भी सरकारी जमीन है, उस पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। यहां हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि इस याचिका में मस्जिद को अवैध नहीं बताया गया है। कोई भी सुनवाई या तो कोर्ट में या प्रशासन की तरफ से मस्जिद के खिलाफ हुई ही नहीं है। कोई भी जो ढाने की कार्रवाई थी या डेमोलिशन की कार्रवाई थी, वो मस्जिद पर होनी ही नहीं थी। ये सिर्फ आसपास के अवैध अतिक्रमण पर होनी थी। और शायद मस्जिद जाने वाले भी सोचते होंगे कि उनके लिए वहां पहुंचना कितना मुश्किल है, गाड़ी पार्क करना कितना मुश्किल है, वहां से गुजरना कितना मुश्किल है, क्योंकि पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण इतना हो चुका है। अवैध मस्जिद को नहीं बताया गया था और ना ही कोर्ट में मस्जिद को अवैध बताने पर कोई सुनवाई भी हुई। पूरा मामला बस ये था कि मस्जिद के आसपास जो सरकारी जमीन है, उस पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण हुआ। अक्टूबर 2025 में इस जगह का एक सर्वे हुआ था और इस सर्वे में अवैध कब्जे के आरोपों को सही माना गया था और इसी के बाद नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली नगर निगम, यह हाईकोर्ट का आदेश है, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को अगले 3 महीने के अंदर इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। जितनी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जाना था, उस जमीन का आकार 38,940 वर्ग फुट है, यानी यह जमीन एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। और 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली नगर निगम ने इस जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन इस नोटिस के बाद भी सरकारी जमीन को खाली नहीं किया गया। और जब 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात लगभग 32 बुलडोजर इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए रामलीला मैदान के पास पहुंचे और स्थानीय लोगों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई, तो कुछ लोगों ने, अभी यह तय नहीं है कि वो स्थानीय लोग थे या बाहरी लोग थे जो जानबूझकर लोगों को उकसा रहे थे या भड़का रहे थे या अफवाह फैला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि नगर निगम के बुलडोजर फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने आए। ये पूरी तरह से गलत है, सिर्फ अफवाह है। मस्जिद को तो आसपास और सुंदर बनाने के लिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध निर्माण है, उसको हटाया जा रहा था। अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद को ढाने के लिए वहां पर बुलडोजर पहुंचे हैं और इसके बाद इस अफवाह के कारण हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब हैरानी की बात यह है कि जब यह अफवाह फैली, तभी सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को भी भड़काने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, अब तो जागो। यह भी कहा गया कि मुसलमानों ने आज कुछ नहीं किया तो एक एक करके उनकी सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। यह भी कहा गया कि मुसलमानों को अपना धर्म बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा। यह भी बोला गया कि स्थानीय लोग अपनी दुकानें बंद करके फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाए और आज की रात ये बताना है कि मुसलमानों की मस्जिदों को कोई छू नहीं सकता। और ये वीडियोस खूब सर्कुलेट हो रही थी, फैल रही थी, लाइक की जा रही थी सोशल मीडिया पर। ये सारी बातें तब बोली गई जब मस्जिद पर बुलडोजर चलना ही नहीं था। आप सोचिए कैसे सुनियोजित तरीके से एक अफवाह को फैलाया जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है, कोर्ट के फैसले पर आए हुए पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उन्माद पैदा किया जाता है और ये सब कुछ वीडियोस बनाकर वहां पर मौकाए वारदात से बाकायदा किया जा रहा था। बाकायदा वीडियोस बनाकर फैलाए जा रहे थे। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इससे आपके मन में वो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि इस हिंसा के लिए कैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, उस पर हमने कुछ डेटा निकाला है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिस पर यह लिखा है कि जब शहर सो रहा था, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद। मुसलमानों, अब भी नींद में हो। इसी पोस्ट में जूम इन कीजिए, क्योंकि जब आप देखते हैं किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, ये वाला वीडियो है। जूम इन कीजिए इस वाले हिस्से में। जब शहर सो रहा था, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद। मस्जिद पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है, आसपास के अवैध अतिक्रमण पर होना है, पर धर्म का चोला कैसे पहनाया जाए, कैसे लोगों को उकसाया जाए, कैसे इमोशनली लोगों को चार्ज किया जाए। इसीलिए सीधा लिख रहे हैं, एक मस्जिद गिराई जा रही थी, फैज़े इलाही मस्जिद। मुसलमानों, अब भी नींद में हो, और बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, टूटा हुआ दिल, सिर्फ भड़काने उकसाने के लिए।
इसी पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि देर रात को इस पूरे मस्जिद को तोड़ दिया गया है और यह अकाउंट फरीदाबाद में पार्षद का चुनाव लड़ चुके एक नेता का है जिसका नाम है इमरान जलाल। फैज़े इलाही मस्जिद रात 12 से 3 बजे के बीच तोड़ दी गई। भाई साहब बता रहे हैं तोड़ दी गई। ये सोचिए आप, चुनाव लड़ चुका है। तो आप समझ रहे हैं जलाल इमरान की इस पोस्ट के जरिए क्या समझाया जा रहा था, क्या भड़काया जा रहा था, क्या लोगों के दिमाग में भरा जा रहा था। सबसे पहले तो रातों रात ये अफवाह फैला दो कि मस्जिद गिरा दी गई। दूसरा कि तुम कर क्या रहे हो, ये उकसाया जा रहा था कि तुम कब तक नींद में सोते रहोगे। अब दूसरा अकाउंट देखिए जो शमीम खान का है। ये व्यक्ति खुद को डिजिटल क्रिएटर बताता है और इसके फेसबुक पर लगभग 47,000 फॉलोअर्स हैं और इसने भी वही वीडियो शेयर किया जो इमरान जलाल ने किया था। खुद को हरियाणा के नूह का निवासी बताने वाला यह व्यक्ति भी यही झूठा दावा कर रहा था कि देर रात दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ दिया गया है। ये देखिए दिल्ली फैज़ इलाही मस्जिद के बारे में सीधा लिख रहा है 12 से 3 बजे के दरमियान उसे गिरा दिया गया है। सेम वीडियो शेयर कर रहा है, जूम इन कीजिए, सेम वीडियो ये वाला ये उसने शेयर किया है। वही टेक्स्ट है जो इमरान जलाल ने लिखा था, वही यहां पर भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर वीडियो को ज्यादा शेयर करने की अपील भी वो करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टॉप पर जूम इन कीजिए, यहां पर ऊपर में ये वाले हिस्से में ये देखिए, यहां पर वो लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फैलाएं ताकि अफवाह फैले, आधी रात में फैले और बार बार लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया जाए। तो ये है फैज़े इलाही मस्जिद। अब इस मस्जिद की जिस अवैध कब्जे को बचाने की कोशिश हो रही है उसकी पोल गूगल अर्थ की तस्वीरों में अपने आप खुल जाती है। ये देखिए मस्जिद ये है। अब ऐसे में मस्जिद के आसपास जो खाली जगह है, आसफ अली रोड यहां पर जाती है, ये सड़क आपको उधर दिखाई दे रही है, उधर रामलीला मैदान है जिसकी तरफ से ये बुलडोजर जाए, सरकारी जमीन पर कब्जा की जो बात है। अब इसी में 2010 से सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तब आप देखिए कि ये एग्जैक्ट जगह है जहां पर फैज़े इलाही मस्जिद है और मस्जिद के आसपास खाली जगह है। आपको दिख रहा है, जूम इन करके दिखा दीजिए। जो ये खाली जगह है वो पूरी तरह से हमने नीला कर दिया है। पूरा आप इलाका देखिए। ये साल 2010 की सैटेलाइट तस्वीर है जिनमें फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह खाली है। ये वो वक्त था जब मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ था और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। लेकिन अब आप इन्हीं तस्वीरों की तुलना साल 2015 की इन सैटेलाइट तस्वीरों से कीजिए। इनमें साफ नजर आता है कि 5 सालों के अंदर मस्जिद के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा शुरू हो गया था और आने वाले सालों में तेजी से बढ़ता चला गया। ये देखिए ये पूरा इलाका। जब आप साल 2015 की सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो इस पूरे इलाके में पूरी तरह से मस्जिद के आसपास निर्माण कार्य शुरू हो गया था और उसके कब्जे की पूरी तैयारी थी। 5 साल में सरकारी जमीन पर यह कब्जा हुआ। 2010 से लेकर 2015 के बीच की ये तस्वीरें हैं। साल 2010 में मस्जिद के आसपास की जो जगह खाली दिखती थी उस जगह पर 21 में अवैध ढांचे बना लिए गए। ये देखिए और साल 2022 में इनका और विस्तार हो गया। और अब आप साल 2025 की तस्वीरों की तुलना साल 2010 की तस्वीरों से कीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि देखिए इस पूरे इलाके में किस तरह से अवैध निर्माण हो चुका है। गूगल अर्थ जिसकी तस्वीरें पूरी पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं 2010 से लेकर 2022। साल 2025 में मस्जिद के आसपास का पूरी जमीन है उस पर अवैध कब्जा नजर आता है और ये तस्वीरें हमने नहीं गूगल अर्थ से निकाली हुई है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। अब जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया वो लोग जानते थे कि गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद यहां धर्म की आड़ ली गई। इस अवैध कब्जे को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला गया और आज मस्जिद के नाम पर इस अवैध कब्जे का बचाव किया जा रहा है। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में सबसे खतरनाक गठजोड़ धर्म और अतिक्रमण का है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो तमाम एजेंसियां जो आज अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हैं वो आखिर क्यों आंखें बंद करके बैठी रहीं जब ये अतिक्रमण वहां पर हो रहा था। हमें राजधानी ही नहीं पूरे देश में
अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए एक एसओपी बनाना पड़ेगा और अगर एसओपी है तो उसको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अवैध अतिक्रमण जब किया जा रहा हो तब तो आंखें बंद कर ली जाए, जिस भी वजह से, फायदा देखकर या फिर क्यों परेशान होना है यह सोचकर, जिस भी वजह से आंखें बंद की जाती हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अवैध कब्जा नहीं होने देना ही किसी भी एजेंसी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। आज दिल्ली का वक्फ बोर्ड खुद कहता है कि देश की राजधानी में कुल 28 एकड़ जमीन उसके अधिकार क्षेत्र में आती है और दिल्ली में वक्फ बोर्ड की कुल 1047 संपत्तियां हैं। ये भी वो संपत्तियां हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। इनके अतिरिक्त 123 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अपना कहता है और ये कहता है कि आज इन संपत्तियों और जमीन की कीमत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का जो परिसर है उसे वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताता है। राष्ट्रपति भवन की जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताता है। इसी तरह जिस जमीन पर नए संसद भवन का निर्माण हुआ उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपना बताता है। पूर्व लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल भी ये कह चुके हैं कि भारत का संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। हम तो बस आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ये भी दावा करता है कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी जमीन पर बना है और बहुत लंबी सूची है। दिल्ली में भारतीय वायुसेना की जमीन से लेकर लोधी रोड के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स की जमीन तक वक्फ बोर्ड कई सरकारी संपत्तियों को अपना बताता है। और बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसे साक्ष्य नहीं है, ना कागज ना दस्तावेज, जिसे वो साबित तो करे इन दावों को। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड जिस सरकारी जमीन को चाहे वो अपना बता देता है और इसी वजह से अवैध कब्जे को लेकर इतना विवाद होता है। उदाहरण के लिए दावा है कि फैज़े इलाही मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर जो अवैध बारात घर बनाया गया वो वक्फ बोर्ड से लीज पर लिया गया था और इस बारात घर का एक दिन का किराया 15,000 रुपए तक माना जाता है, जबकि हकीकत में यह बारात घर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बना है। आज सवाल यह है कि अगर सरकारी जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके उससे पैसा कमाया जाएगा तो ये कैसे स्वीकार्य है और कैसे इस अवैध कब्जे का कोई बचाव कर सकता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में जिस रफ्तार से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर नहीं बने, उससे कई गुना रफ्तार से धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। साल 2001 के मुकाबले साल 2011 में धार्मिक स्थलों की संख्या में लगभग 25.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी दौरान फैक्ट्रियां, कारखानों और दफ्तरों की संख्या में सिर्फ 12.9% की वृद्धि हुई। अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या में सिर्फ 13.1% की वृद्धि हुई और नए घरों की संख्या में सिर्फ 8.8% की वृद्धि हुई थी। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे देश में नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का तेजी से निर्माण हो रहा है। इनमें भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो या तो सरकारी जमीन पर आरोपों के मुताबिक अवैध कब्जा करके बनाए गए हैं, जिनका निर्माण विवादित भूमि पर हुआ है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दुख जताते हुए यह कहा था कि आज भारत के ज्यादातर बड़े शहर किसी झुग्गी बस्ती में तब्दील हो गए और यह कहानी आज से नहीं बल्कि 75 वर्षों से चली आ रही है। इस अवैध कब्जे को अब रोकने की जरूरत है। उस समय अदालत ने यह भी कहा था कि हमारे देश में रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण है उसे तुरंत प्रभाव से खाली कराने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। सरकारों को ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इन जमीनों पर अवैध कब्जे होने दिए। लेकिन सोचिए ये सब होता कहां है। आज अगर दिल्ली में मस्जिद के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो इसके लिए दिल्ली सरकार भी दोषी है, दिल्ली नगर निगम भी दोषी है, डीडीए भी दोषी है, लोक निर्माण विभाग भी दोषी है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस भी दोषी है और इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है। अगर ये सारे सरकारी विभाग और इनके जिम्मेदारी अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते तो ना तो इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता और ना ही बाकी जमीनों पर अतिक्रमण किया जाता। लेकिन हमारे देश में रिश्वत लेकर ऐसे अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता है
और जब बाद में इन्हें हटाने की कोशिश होती है तो इसके खिलाफ सालों साल अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप खुद सोचिए। और जब कोर्ट की तरफ से भी कहा जाए तो इस तरह की पत्थरबाजी हो जाती है। आप खुद सोचिए, आज जब रेलवे या कोई सरकार किसी सरकारी जमीन को खाली कराने जाती है तो उसे इसके लिए सुरक्षा बल के सैनिकों की मदद लेनी पड़ती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना कितनी बड़ी चुनौती है। आज भी हमारे देश में जब कोई व्यक्ति कहीं जमीन खरीदता है तो वो सबसे पहले उस जमीन के चारों तरफ दीवार खड़ी करवाता है ताकि उस जमीन पर कोई कब्जा ना कर ले। यानी ये जो अवैध कब्जे वाली बीमारी है ये भारत में बहुत गंभीर है और ये कागज नहीं दिखाएंगे वाले सिंड्रोम से तो निकलना ही पड़ेगा। और इनमें धर्म के नाम पर होने वाला अतिक्रमण भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। यहां इस खबर का एक और पहलू है। जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जहां हर 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 484 लोग रहते हैं, वहां सरकारी जमीनों का अतिक्रमण होना खतरनाक है। इससे भी खतरनाक यह है कि इनमें से कई अवैध कब्जों का बचाव करने के लिए धर्म का कार्ड खेला जाता है। धर्म के नाम पर इन अवैध कब्जों को सही ठहराने की कोशिश या फिर कह लीजिए हिमाकत की जाती है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिससे यह बताया गया था कि अगर आप सालाना 11 लाख रुपया कमाते हैं तो और हर साल 30% पैसे की बचत करते हैं, तब भी आपको मुंबई में अपना खुद का घर लेने में 109 साल लग जाएंगे। 109 years। गुरुग्राम में घर लेने में 64 साल लग जाएंगे। भुवनेश्वर में 50 से 60 साल लग जाएंगे। बेंगलुरु में 36 साल लगेंगे। दिल्ली में 35 साल लग जाएंगे। आज इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो होम लोन और बिजनेस लोन लेकर अपना खुद का दुकान खरीदते हैं और हर महीने पूरी ईमानदारी से उसकी EMI बैंक को चुकाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सरकारी जमीन पर अपना अवैध कब्जा करके अपना घर, फैक्ट्री, दुकानें बना लेते हैं। और जब हमारी सरकारें इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे मामले या तो सालों साल अदालतों में लंबित पड़े रहते हैं या फिर इन मामलों को धर्म के नाम पर डिस्काउंट ले दिया जाता है। और ये सिर्फ भारत में ही होता है। जिस पाकिस्तान में 96% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस पाकिस्तान में भी सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। पिछले साल जब इस्लामाबाद में यह साबित हुआ था कि मदनी मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके हुआ था, तो पाकिस्तान में इस मस्जिद को बुलडोजर से ढा दिया गया। वहां किसी ने इसे मुस्लिम विरोधी नहीं बताया था, जबकि इस अवैध मस्जिद को बनाने वाला भी मुसलमान था और इसे गिराने वाले सरकार के मुखिया भी मुसलमान थे। और जो लोग वहां पर पहुंचे होंगे, पुलिस वालों से लेकर बुलडोजर चलाने वाले, वो भी मुसलमान थे। इसी तरह इजिप्ट में 90% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां भी साल 2020 में 10 से ज्यादा मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि ये सारी मस्जिदें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। और जिस सऊदी अरब के मक्का में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उस सऊदी अरब में भी ऐसी कई मस्जिदों पर कार्रवाई की गई जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में जब अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई होती है, मस्जिद के आसपास के अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो तुरंत हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। इसे मुस्लिम विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और इसका कारण यह है कि हमारे देश में धार्मिक तुष्टीकरण की चिंता ज्यादा की जाती है। ऐसे मामलों में यह समझा जाता है कि अगर एक धर्म, एक समुदाय का समर्थन मिल गया तो एक मुश्त वोट तो अपनी झोली में रहेगा और यही वोट चुनाव में सरकार बनाने के काम आते हैं। आज हम यही कहना चाहते हैं कि इस राजनीति को बंद करना होगा। यह समझना होगा कि अतिक्रमण लोगों का अधिकार नहीं बन सकता। अतिक्रमण को धर्म का संरक्षण देना भारत की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा अपमान। जब हरियाणा राज्य जेंडर रेशियो में ऐतिहासिक सुधार का जश्न मना रहा था, तब हरियाणा का एक परिवार इस बात की खुशियां मना रहा है कि उनके घर 10 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। बड़ी शर्म आ रही है आज ये खबर पढ़ते हुए, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते। आज भी भारत के शहरों में, कस्बों में, कई जगहों पर आप जाएंगे तो ऐसा आपको कई परिवारों में दिखेगा। इसीलिए टीवी बंद मत कीजिएगा। बड़ी बात यह है कि जिस बेटे के इंतजार में 10 बेटियों ने जन्म लिया, उनके पिता को अपनी सभी बेटियों के नाम तक पता नहीं थे। इंतजार बस बेटे का था, लेकिन उन्होंने बेटे की खुशी में उसका नाम दिलखुश रख दिया है। भले उन्हें अपनी सभी बेटियों के नाम याद नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा। हालांकि इस घटना ने समाज में बेटे की चाहत
और महिला के स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को फिर से चर्चाओं में ला दिया। बच्चे होते रहने चाहिए जब तक बेटा न पैदा हो। 19 साल पहले साल 2007 में हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले संजय और सुनीता की शादी हुई। 1 साल बाद ही इनके घर बेटी हुई, लेकिन इनकी चाहत बेटे की थी और इस चाहत में एक के बाद एक 10 बेटियां पैदा हो गईं। लेकिन बेटे की चाहत खत्म नहीं हुई और अब जब 19 साल में 11वीं डिलीवरी हुई तो उनके घर बेटे का जन्म हुआ। अब ये परिवार इतना खुश है कि बेटे का नाम दिल खुश रखा है और जश्न मनाते हुए मिठाई बांटी। लेकिन विडंबना ये है कि बेटे के जन्म पर खुशी मनाने वाले इस पिता को सभी बेटियों के नाम भी याद नहीं। 10 बेटियां जी। हाँ 10 बेटियां। क्या नाम है जी इनकी? 10 बेटियों में जी बड़ी बेटी का नाम है जी सरीना है जी, उससे छोटी का है जी अमृता है जी, उससे छोटी का जी थोड़ा मैं भूल जाऊं कई बार बीच में, किरण सुशीला नाम है जी, सुशीला जी। हाँ वो भूल जाऊं जी। और उसके बाद है जी किरण है जी। 19 साल में 11 डिलीवरी ये जाहिर करती है कि एक महिला के स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखा गया होगा। डॉक्टर ने बताया कि 10 डिलीवरी की वजह से महिला का शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था और डिलीवरी के दौरान उन्हें 3 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। हालांकि इस पिता का कहना है कि वो बेटियों को बोझ नहीं समझते, लेकिन बेटे की चाहत में 10 बेटियों का जन्म होना उनके लिए बेटियों की अहमियत को बताने के लिए काफी है। ये स्थिति तब है जब हरियाणा लिंगानुपात सुधारने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। 11 बच्चों का ये पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालता है। उनका कहना है कि बेटियों की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी सभी बेटियों का नाम तक नहीं जानते। लेकिन बेटे की चाहत के लिए एक महिला के स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखा गया।